तो यह बजट भारत को एक कंप्यूटर में बंद करने वाला जैसा बजट है। वो कॉरपोरेट के हाथों और उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब भरे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट संसद में पेश कर दिया और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो उन्होंने बजट पेश किया है वो महाभारत के 72वें अध्याय शांति पर्व से उन्होंने शुरुआत की। इसका मीनिंग है कि किसी राष्ट्र का राजधर्म किसी भी विधि से जनता का कुशलक्षेम और कल्याण ही है। मानो पूरा डिजिटलाइजेशन हो रहा है भारत का। भारत एक ऐसा देश जो गांव का देश है, जो कच्चे मकानों का देश है, जो धूल उड़ते मैदानों का देश है, जो खेतीहर मजदूर और किसानों का देश है। ऐसे किसान वाले, ऐसे ग्रामीण इलाके वाले देश में इस तरह का बजट पेश किया गया और निर्मला सीतारमण ने जो बजट पढ़ा, ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे 1.5 घंटे के उनके बजट में सिर्फ डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी। बजट को जैसे लग रहा था कि देश के डिजिटलाइजेशन योजना की घोषणा संसद में वित्त मंत्री कर रही हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, मगर बजट सत्र में जिस तरह का बजट आना चाहिए था, जिस तरह से लोगों को बजट से उम्मीद थी, जैसा देश ने संकट झेला, जैसा देश ने कोरोना काल में नौकरी की मार झेली, आमदनी की मुश्किलें झेली, ऑक्सीजन की कमी झेली, अस्पतालों का बुरा हाल झेला, इन सब के बाद आम लोगों को एक उम्मीद थी कि आम लोगों का बजट आएगा और बजट में आम लोगों को राहत दी जाएगी। तो वैसा कुछ दिखा नहीं। डिजिटल भारत की एक तरह से कहा जाए तो बात हुई, डिजिटलाइजेशन की बात हुई, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया गया और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा किए गए इनकम पर 30% का टैक्स लगा दिया गया। अगर हम बात करें कि इस बार वित्त मंत्री के 25 साल के बुनियाद रखने वाली जो उन्होंने बात कही, इससे पहले 10 साल की बात बजट में किया गया था और उसके बाद उस बजट को कई बार सुधारा गया और इस बार जब 25 साल की बुनियाद रखने वाला ये बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। अस्पताल की अगर हम बात करें, लोग अस्पताल से लूटे जाने जैसा महसूस कर रहे थे। अगर कोरोना काल को हम याद करें, उस वक्त के निजी अस्पताल को याद करें और उस अस्पतालों में जिस तरह से लोगों को इलाज के नाम पर लूटा गया, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को याद थी और उससे राहत की लोगों को उम्मीद थी। बात इस बात की हुई कि लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हुई है कोरोना में। बात इसका भी जिक्र किया गया कि लोगों की मानसिक हालत ख़राब हुई है, उसके लिए भी सरकार ने कई फ़ायदे दिए, मगर ऑक्सीजन की कमी जैसी चीज़ें, अस्पताल के बुरे हाल जैसी बातों का जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अगर गरीबों की क्रय शक्ति, जो खरीदने की क्षमता है, उसको बढ़ाने की बात इस बजट में हुई, मगर इन सब के बीच में अगर नहीं हुई तो मनरेगा जैसी योजना के विस्तार पर कोई बात नहीं हुई। अगर आप मनरेगा पर बात करते तो शायद गरीब मजदूरों का कुछ भला होता। अगर हम बात करें, कोरोना काल के 2 साल में पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद हो गए, परेशान हुए लोग। इसको लेकर टीवी चैनलों की संख्या बढ़ाकर पूरक कक्षाएं देने की बात इसमें की गई। मतलब टीवी के चैनलों को बढ़ाया जाएगा, पूरक कक्षाएं जो हैं वो दी जाएंगी, मगर ज़मीनी स्तर पर संभव है कि ऐसी कक्षाएं कहीं कहीं उपयोगी होंगी। ये भी अपने आप में बिल्कुल सच्चाई है
कि अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन की बात करें, मोबाइल की बात करें, टीवी चैनलों द्वारा शिक्षित करने की बच्चों को, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में मोबाइल है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में टीवी है। मगर अगर बात होनी चाहिए थी वैसे इलाकों की जिस इलाके में ये संभव नहीं, या जिनके पास वो क्षमता नहीं कि वो टीवी रख सके, जिनके पास वो क्षमता नहीं कि वो अपने स्मार्टफोन रख सके या फिर उसे रिचार्ज हर महीने करवा सके, तो वैसे लोगों के इलाकों में बिजली और मोबाइल नहीं है। तो स्कूली शिक्षा के विस्तार के लिए इस बजट में क्या था, ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया जिससे ये कहा जाए कि उस तरह का बजट पेश हुआ। साथ ही साथ अगर हम अब बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मशहूर विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में अपनी मर्जी से नए कोर्स चलाने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया गया है, न्योता दिया गया है। शिक्षा की क्रांति की कीमत तय इसमें नहीं की गई है। अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी को, ऐसे कॉलेजों को भारत में न्योता दे रहे हैं जो विदेश में बड़े नामी हैं, तो क्या उनकी फीस भरने की स्थिति में कितने लोग हैं यहाँ। यानी कहीं ना कहीं कॉरपोरेटाइजेशन, कॉरपोरेट की तरफ बजट जाता हुआ इस पूरे बजट में आपको दिखा। और इसकी और जो बात की जाए कि आर्थिक महाशक्ति की तरह पेश करना, अगर जिस तरह से आर्थिक तौर से भारत को महाशक्ति दिखाने की कोशिश इस बजट में हुई है, और पूरे बजट में अगर हम बात करें तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत हावी रहा। इसमें सड़क, रेल, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे सब निजी हाथों में देने की तैयारी ये सरकार दिख रही है, ये हालात दिख रहे हैं। और सरकार की ये जो सारी योजनाएं हैं वो जिनमें फाजिल सरकारी ज़मीन भी निजी क्षेत्र को लीज पर देने का प्रस्ताव है। जो एक्स्ट्रा ज़मीन है वैसी ज़मीनों को भी लीज पर सरकार देने की बात कर रही है। और दुनिया में बहुत सारे लोग मानते हैं कि ज़मीन हो या आसमान, उनके ठीक से इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन इस निजीकरण से बढ़ने वाली एकाधिकारिता कितने सारे लोगों को पूरे तंत्र से बाहर कर देगी, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो पूरा बजट पेश किया गया, ये पूरा डिजिटल बजट था। भारत जो कहा जाए तो अभी तरक्की याफ्ता मुल्क है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे में इसको डेवलप्ड कंट्री की तरह दिखाने वाले जैसा ये बजट था, जिसमें डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने की बात थी, जिसमें टीवी द्वारा बच्चों को शिक्षित करने की तो बात हो रही है, मगर बुनियादी स्तर पर कितना शिक्षित हो सकेंगे बच्चे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में आगे काम कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, ये सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आम लोगों को टैक्स में जो उम्मीद थी कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। कोई भी टैक्स में रिलीफ नहीं दिया गया। और जो क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगा दिए गए 30% के, वो कहीं ना कहीं लगभग जो 75% इन्वेस्टर हैं इस क्रिप्टो करेंसी के, वो 35 साल से कम उम्र के हैं, तो वैसे लोगों को ही नुकसान होगा। तो यह बजट भारत को एक कंप्यूटर में बंद करने वाला जैसा बजट दिख रहा था, जैसे कि पूरा भारत एक कंप्यूटर के अंदर समा रहा है। और इसी के साथ साथ जो कुछ उद्योगपतियों के हाथ में ये जाने वाला बजट है, जिससे कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं पूरा जो उसका मैनेजमेंट है वो कॉरपोरेट के हाथों और उनकी उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला इस बजट के हिसाब से दिख रहा है। वैसे में देखना है कि सरकार का ये बजट कितना असरदायी होता है, आम जनता को इससे कितना लाभ मिलता है। तेल, पेट्रोल, गैस जिसकी कीमत लगातार बढ़ती आ रही है, उसे आगे कम करने का कोई सुझाव सरकार की तरफ से आता है या नहीं आता है, और आम लोगों के जेब पर इस बजट का कितना प्रभाव पड़ पाता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।